हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप सब। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। हम पढ़ रहे थे भारत पर तुर्कों के आक्रमण को, जिसमें हमने महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए 17 आक्रमणों के बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में दोस्तों महमूद गजनवी के बाद में दोस्तों मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण हुए, और महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बीच में दोस्तों क्या अंतर है, भारत पे क्या उद्देश्य था आक्रमण करने का, सभी की आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोहम्मद गौरी का पूरा नाम, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका है और अन्य स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था दोस्तों मोइनुद्दीन मोहम्मद उर्फ शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। आपको एग्जाम में देगा दोस्तों शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, लेकिन आपको पूरा याद रखना है मोइनुद्दीन मोहम्मद उर्फ शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अब इसके नाम में दोस्तों जो गौरी लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, चलिए दोस्तों एक बार देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने देखा था महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी जो था दोस्तों गजनीय वंश पर शासन करता है, इसलिए उसके बाद में महमूद गजनवी लगाते थे। अब महमूद जो दोस्तों मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी आखिर में गौरी क्यों लगता था। यहां पर दोस्तों था गजनी वंश, और यहां पर दोस्तों था हिरात। यहाँ पे दोस्तों एक अफगानिस्तान में एक गजनी क्षेत्र था, एक था हिरात क्षेत्र। इन दोनों के बीच में पड़ता था दोस्तों गौर प्रदेश। कौन सा? गौर प्रदेश। और गौर प्रदेश का शासक होने के नाते इसका नाम पड़ा था मोहम्मद गौरी। अब दोस्तों होता क्या है, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद, क्या दोस्तों महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गौरी का भाई, जिसका नाम था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, क्या नाम था? मोहम्मद बिन शाम, सॉरी दोस्तों मोहम्मद बिन शाम ने गजनी पर अधिकार कर लिया। कब दोस्तों? 1173 में गजनी पर अधिकार कर लिया। क्योंकि हम देखते हैं कि महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गजनी या यामनी वंश में ऐसे प्रमुख शासक नहीं रहे शक्तिशाली जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाते। अंततः होता क्या है कि गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी के भाई, जिनका नाम था मोहम्मद बिन शाम, के द्वारा गजनी पर अधिकार कर लिया जाता है 1173 में। और 1173 में अधिकार करने के बाद यह जो क्षेत्र था विजित, गौरी को सौंप दिया जाता है। और गौरी एक दोस्तों शक्तिशाली शासक था। उसने 2 वर्षों के बाद सबसे पहला जो आक्रमण किया गौरी द्वारा भारत पर, प्रथम आक्रमण जो किया गया वह किया गया है 1175 में। किस पर? मुल्तान पर। 1173 में मोहम्मद गौरी के भाई मोहम्मद बिन शाम के द्वारा विजित क्षेत्रों को मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। और जस्ट 2 वर्षों के बाद गौरी 1175 में भारत पर प्रथम सफल आक्रमण करते हैं। किस पर? मुल्तान पर 1175 में आक्रमण किया। इसके बाद में 1175 के बाद में जस्ट 3 वर्षों के बाद दोस्तों 1178 में, कब दोस्तों? 1178 में मोहम्मद गौरी ने पाटन, या फिर कहें हम अहिलवाड़, क्योंकि गुजरात को उस समय दोस्तों अहिलवाड़ कहा जाता था, पाटन या गुजरात पर आक्रमण किया। और गुजरात पर जो शासन कर रहे थे दोस्तों अहिलवाड़ वंश के शासक, जिनका नाम था भीम द्वितीय, या जिन्हें कहते थे दोस्तों मूलराज द्वितीय। आपको ऑप्शन में दोस्तों कुछ भी दे सकता है, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय शासन कर रहे थे। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय अपनी माँ, जिनका नाम था दोस्तों नायिका देवी के साथ में मिलकर शासन व्यवस्था को संचालित थे। और जैसे ही दोस्तों मोहम्मद गौरी ने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया और भीम के साथ इसका युद्ध हुआ दोस्तों माउंट आबू पर्वत के साथ। कहां पर दोस्तों? माउंट आबू पर्वत के साथ युद्ध हुआ, और मोहम्मद गौरी को पहली पराजय का सामना करना पड़ा। किसके द्वारा दोस्तों पराजय मिली थी? वह मिली थी भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी को पहली पराजय का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों याद रखेंगे 1178 में पाटन जो कि गुजरात में एक क्षेत्र था, जिसको जीतने के लिए मोहम्मद गौरी के द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया। उस समय जो शासन चल रहा था दोस्तों वह था भीम द्वितीय या मूलराज का। भीम द्वितीय अपनी मां नायिका देवी के साथ में शासन संचालित करते थे, और माउंट आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और भीम द्वितीय विजित हुआ। इसके बाद में दोस्तों
लगातार हार के बाद भी मोहम्मद गौरी ने भारत पर लगातार आक्रमण करता रहा, क्योंकि मोहम्मद गौरी का भारत से धन लूटना उद्देश्य नहीं था। भारत में स्थायी सत्ता की स्थापना करना तथा भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार उद्देश्य था, जो कि महमूद गजनबी के उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत था। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों 1175 में मुल्तान को जीता और मुल्तान को अपनी यह सत्ता का एक केंद्र बनाया। फिर इसके बाद में 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, इसमें दोस्तों पराजित हुआ भीमदीती से। फिर 1178 के एक वर्ष बाद 1179 में पेशावर पर अधिकार किया दोस्तों। 1179 में पेशावर पर और 1181 में लाहौर पर अधिकार किया, और इसके बाद में 1185 में सियालकोट पर अधिकार किया। किस पर दोस्तों? 1185 में सियालकोट पर अधिकार किया। 1179 याद रखेंगे दोस्तों, पूछता है एग्जाम में कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों को क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे जो प्रथम आक्रमण किया 1175 में आक्रमण किया, किस पर दोस्तों? मुल्तान पर। फिर 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, जिसे भीमदीती या मूलराज द्वितीय के द्वारा पराजित हुआ। फिर दोस्तों 1179 में पेशावर पर आक्रमण किया और पेशावर को जीत लिया। लेकिन दोस्तों 1181 में लाहौर पर आक्रमण किया, लाहौर को जीता और बहुत सारे धन लेकर, क्योंकि लाहौर का जो शासक था दोस्तों, जिसका नाम था खुसराव। क्या नाम था दोस्तों? खुसराव। लाहौर का शासक था खुसराव। खुसराव बहुत सारा धन मोहम्मद गौरी को देता है और अपनी मोहम्मद गौरी से रक्षा करता है, और इसी के साथ मोहम्मद गौरी वापस लौट जाता है। फिर 1181 के बाद 1185 में पुनः भारत पर आक्रमण करता है और सियालकोट को जीतता है। सियालकोट को जीतने के बाद 1185 में फिर से दोस्तों 1186 में फिर से लाहौर पर आक्रमण करता है और खुसराव को बंदी बना लेता है। 1179 पेशावर को जीता। 1181 में खुसराव बहुत सारे बहुमूल्य रत्न देता है, मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है लाहौर से। 1185 में सियालकोट को जीता, पुनः आक्रमण किया और 1186 में खुसराव को पराजित कर लाहौर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में दोस्तों होता है 1189। समय आता है कब का? 1189 का समय आता है, और 1189 में दोस्तों भटिंडा के दुर्ग को मोहम्मद गौरी ने जीता। अब दोस्तों अगर बात करते हैं तो भटिंडा का दुर्ग था, वह उस समय चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी हम जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में था। और मोहम्मद गौरी के द्वारा दोस्तों 1189 में जब भटिंडा के किले पर अधिकार कर लिया जाता है, अधिकार करने के कारण जो पृथ्वीराज चौहान थे बहुत ज्यादा दोस्तों क्रोधित हो जाते हैं। फिर उनके बीच यही जो कारण था, भटिंडा के दुर्ग पर मोहम्मद गौरी के अधिकार करने का तात्कालिक कारण था, कौन सा दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध। आपसे एग्जाम में पूछता है कि तराइन के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या था? मोहम्मद गौरी के द्वारा भटिंडा के दुर्ग पर 1189 में अधिकार कर लेना, और इसी के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं तराइन के युद्ध। इसके दोस्तों तराइन के युद्ध देखने को मिलते हैं। तराइन का एक होता है प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों आप इनको साथ में याद रखेंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं पता है कि तराइन के युद्ध, आप किसी भी एग्जाम देखें, किसी भी जॉब के लिए एग्जाम देंगे, आप किसी का भी एग्जाम देंगे दोस्तों, आपको तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोस्तों जरूर देखने को मिलेंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, किनकी विजय हुई थी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों 1191 में होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसे याद करेंगे क्योंकि हम मोहम्मद गौरी को पढ़ रहे हैं तो मोहम्मद गौरी से ही 1191 में गौरी पराजित हो जाता है, गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो जाता है, और 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी पुनः तैयारी के साथ आता है, और इस बार दोस्तों देखता है कि पृथ्वीराज चौहान की क्या कमियां थी, उन कमियों को दोस्तों वार करता है, और 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन के द्वितीय युद्ध को जीतता है और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है।
इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और द्वितीय में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। हराया किसके था? तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पृथ्वीराज चौहान को पहले में जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दूसरे में हार गए थे। लेकिन दोस्तों आप याद रखेंगे मोहम्मद गौरी से, क्योंकि अगर दो दो नामों को अगर याद करेंगे तो आप कंफ्यूजन होगा। पृथ्वीराज चौहान में आप दोनों युद्धों को याद ना करें, आप याद करें मोहम्मद गौरी पर। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी हारा, द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसके बाद में दोस्तों होता है 1192 के 2 वर्ष बाद 1194 में होता है दोस्तों चंदावर का युद्ध। किसका होता है? चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध होता है दोस्तों, जो आप देखते हैं इटावा वाला जो क्षेत्र है, इटावा वाले क्षेत्र के करीब में ही होता है दोस्तों चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है कन्नौज के शासक जयचंद जो कि एक गहड़वाल शासक थे। जब हमने कन्नौज के गहड़वाल वंश को पढ़ा था, उसी हमने देखा था जयचंद के बारे में। जयचंद के द्वारा ही दोस्तों कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को निमंत्रित किया गया था कि भारत में आए और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करें। होता क्या है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को तो पराजित करते ही, साथ ही जिसने बुलाया था उसको भी पराजित होना पड़ता है। 1194 में होता है चंदावर का युद्ध, जिसमें दोस्तों जयचंद्र को मोहम्मद गौरी पराजित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जयचंद्र को, जो कि कन्नौज पर गहड़वाल वंश का शासन था, उसके शासक थे, और जयचंद्र को मोहम्मद गौरी पराजित करते हैं। इसके बाद में 1205 में था दोस्तों मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान। एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने कब अपना अंतिम अभियान किया था और मोहम्मद गौरी में अंतिम अभियान जो था किनके विरुद्ध था? तो दोस्तों 1205 में मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान था खोखर जातियों के विरुद्ध। क्योंकि दोस्तों खोखर जातियों के विरुद्ध, खोखर जाति एक दोस्तों लड़ाकू और बर्बर जाति थी, जो कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण में बार बार बाधा उत्पन्न कर रही थी। अंतिम स्वरूप मोहम्मद गौरी ने यही कार्य किया कि खोखर जाति को 1205 में पराजित किया और भारत में स्थायी सत्ता की स्थापना की। और दोस्तों 1205 में खोखर जाति को पराजित करने के बाद कहते हैं कि यह अपने देश 1206 में लौट जाता है। और जब 1206 में अपने देश लौट कर जा रहा था तो सिंधु नदी किनारे एक स्थान है जिसका नाम है दमिया। कौन सा दोस्तों? सिंधु नदी किनारे एक स्थान है जिसका नाम है दमियक को 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है कि किसी इसके गुलाम के द्वारा ही इसकी हत्या कर दी गई थी। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं तो हमने किन किन चीजों को देखा। मध्यकालीन भारत में आपको बहुत सी ज्यादा दोस्तों डेट देखने को मिलेंगी और यह जो डेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको याद रखनी भी पड़ेंगी। चलिए दोस्तों एक बार फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है मोइनुद्दीन मोहम्मद उर्फ शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। यह दोस्तों गौर प्रदेश का शासक था, इसलिए इसे मोहम्मद गौरी कहा जाता है। ठीक है। महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद गजनी पर दोस्तों मोहम्मद गौरी के भाई, जिनका नाम था दोस्तों मोहम्मद बिन साम के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है और अधिकार करने के बाद उस क्षेत्र को मोहम्मद गौरी को दे दिया जाता है। कब दोस्तों? 1173 में। 1173 के बाद समय आता है दोस्तों 1175 का, जस्ट 2 वर्ष के बाद। 1175 में मोहम्मद गौरी मुल्तान पर आक्रमण करता है, जो कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण था, और अधिकार कर लेता है और मुल्तान को ही दोस्तों अपने नियंत्रण का केंद्र बनाता है। इसके बाद में 1175 के बाद जस्ट 3 वर्षों के बाद, आप दोस्तों मैं जैसा बता रहा हूं आप ऐसे पढ़ेंगे तो यकीनन आपको याद होगा। सबसे पहले 1173, फिर 2 वर्ष बाद 1175, फिर 3 वर्ष बाद दोस्तों 1178। 1178 में दोस्तों पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। किस पर दोस्तों? पाटन गुजरात पर। उस समय दोस्तों गुजरात को अहिलवाड़ भी कहा जाता था। गुजरात पर अहिलवाड़ भी कहा जाता। उस समय जो शासक थे दोस्तों वह थे भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय अपनी मां नायिका देवी के साथ में मिलकर दोस्तों शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। और मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी कि भीम द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी को माउंट आबू पर्वत के समीप पराजित किया गया था। इसके बाद में 1179 का समय आता है, जिसमें पेशावर पर मोहम्मद गौरी अधिकार कर लेता है। फिर आता है दोस्तों 1181 का समय। कब? 1181 में लाहौर पर आक्रमण करता है, लेकिन जो शासक थे खुसराव बहुत सारे बहुमूल्य रत्न देते हैं और मोहम्मद गौरी इसी के साथ वापस चला जाता है। फिर पुनः 1185 में आक्रमण करता है, सियालकोट को जीता है।
सियालकोट को जीतता है। 1186 में पुनः लाहौर पर अधिकार करता है और खुसरो को पराजित कर बंदी बना लेता है और 1186 में खुसरो को बंदी बना लेता है और उस पर अधिकार कर लेता है, लाहौर पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद में दोस्तों होता है भटिंडा के दुर्ग पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी के द्वारा 1189 में, कब दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1189 में, 1185 के 86 के बाद दोस्तों डायरेक्ट हम आ रहे हैं 1189 पर, 3 वर्ष के बाद। 1189 में भटिंडा के दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा, जो कि उस समय पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। इससे पृथ्वीराज चौहान क्रोधित हो जाते हैं और यही दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण बनता है। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों हुआ था 1191 में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। जो दोस्तों 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन दोस्तों जो द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद गौरी ने यह एहसास किया था कि भारत में जो शासक थे, अगर एक शासक के साथ युद्ध हो रहा है तो दूसरा शासक उस शासक की मदद करने के लिए नहीं आता था। और चूंकि महमूद गजनबी के इससे पूर्व भारत पर आक्रमण हो चुके थे और भारत के राजपूतों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी दोस्तों कि कोई भी शासक जो था केंद्रीय सत्ता स्थापित करने के पक्ष में नहीं था और ना ही एक दूसरे के शासक जो थे एक दूसरे की मदद करते थे। इसलिए मोहम्मद गौरी ने यह महसूस किया कि भारत को कि पृथ्वीराज चौहान को किस तरीके से पराजित किया जा सकता है। अंतिम स्वरूप तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। और फिर इसके बाद में होता है 1194 में होता है दोस्तों कन्नौज प्रथा गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश के शासक थे जयचंद। जयचंद के द्वारा 1194 में दोस्तों मोहम्मद गौरी के द्वारा जयचंद को 1194 में पराजित किया जाता है दोस्तों, जो कि चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में होता है दोस्तों 1205 का अंतिम अभियान मोहम्मद गौरी का, जो कि खोखर जातियों को पराजित करता है। फिर 1206 में वह अपने यह प्रदेश लौटता है और सिंधु नदी के किनारे एक दमियक नामक स्थान पर इसकी क्या हो जाती है दोस्तों, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों भारत पर तुर्कों के आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ। भारत पर तुर्कों के आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ। भारत पर तुर्कों के आक्रमण का दोस्तों हम देखते हैं सामाजिक प्रभाव में, तो सामाजिक प्रभाव में देखते हैं हम गुलाम बनाने की प्रथा की शुरुआत हुई। स्त्रियों में हम देखते हैं जैसे कि पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। हिंदू और मुस्लिम बहुत सारे हमें विवाह देखने को मिले, क्योंकि यह मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, इस्लाम का प्रचार हो रहा था। इससे दोस्तों संपूर्ण भारत जो कि मुस्लिम कला एवं संस्कृति से एकदम अछूता था, इसलिए मुस्लिम कला एवं संस्कृति का विकास होता है और एक दूसरे के साथ कला एवं संस्कृतियां मिलती हैं एवं समाहित होती हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों आर्थिक कारण में, तो आर्थिक कारण परिणाम स्वरूप अरब फिर तुर्क आक्रमण के बाद में भारत की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि महमूद गजनवी की जो 17 बार आक्रमण थे, भारत की संपूर्ण स्थापत्य कला को तो नष्ट ही कर दिया गया था, साथ ही भारत के अधिकतर जो धन था उसको लूट लिया गया था। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति में कुछ दोस्तों खास परिणाम हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के द्वारा दोस्तों दो सिक्के, मोहम्मद गौरी के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उस पर दोस्तों क्या था, एक और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई थी, एक और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई थी, एक और दोस्तों अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ था। एक और क्या था दोस्तों, देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई थी और एक और अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ था। अब दोस्तों देखते हैं इसके बाद में मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था दोस्तों बख्तियार खिलजी। क्या नाम था, एक तरीके से गुलाम तो नहीं कह सकते हैं, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन दोस्तों बात करते हैं सेनापति था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का दोस्तों सेनापति था बख्तियार खिलजी और बख्तियार खिलजी के द्वारा ही दोस्तों बिहार की विजय की जाती है। क्या की जाती है, बिहार को पूछता है एग्जाम में किसके द्वारा जीता जाता है, तो किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी कौन था, तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। क्या था दोस्तों, गौरी का सेनापति था। इसके बाद में बख्तियार खिलजी के द्वारा ही दोस्तों नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया जाता है। किसके द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, खासकर बीपीएससी में और बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें।
कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो मोहम्मद गौरी के दोस्तों सेनापति जिसका नाम था बख्तियार खिलजी के द्वारा। इसके बाद में समय आता है दोस्तों 1203 का। 1203 में बंगाल को बख्तियार खिलजी के द्वारा जीता जाता है। क्योंकि दोस्तों हम अगर चलिए दोस्तों पहले इसको देख लेते हैं, फिर देखेंगे किस तरीके से आक्रमण को। 1203 में बंगाल को बख्तियार खिलजी ने जीता, जिसमें दोस्तों लक्ष्मण सेन को पराजित किया। किसको दोस्तों? उस समय बंगाल पर जो शासन था, पाल वंश के बाद शासन आया बंगाल पर सेन वंश का। सेन वंश का जो शासन चल रहा था उसके शासक थे लक्ष्मण सेन। 1203 में बख्तियार खिलजी के द्वारा लक्ष्मण सेन को कहा जाता है कि हराना तो दोस्तों दूर है, लक्ष्मण सेन को पता चलता है कि मोहम्मद गौरी की सेना बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमण करने के लिए आ रही है। तो दोस्तों लक्ष्मण सेन था साम्राज्य छोड़कर ही भाग जाता है। अब समझिए कि ऐसे ऐसे शासक थे जो भारत में शासन कर रहे थे कि आक्रमण तो होना ही था, डर के क्यों भागना था, साम्राज्य छोड़कर ही भाग जाते हैं। और फिर दोस्तों बख्तियार खिलजी के द्वारा जो राजधानी बनाए जाते हैं वह लखनौती को राजधानी बनाया जाता था। किसे? लखनौती को। चलिए दोस्तों देखते हैं कि मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण का आखिर उद्देश्य क्या था। क्या था दोस्तों? उद्देश्य क्या था? तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना और भारत में स्थायी सत्ता स्थापित करना। जबकि महमूद गजनबी का उद्देश्य जो था मुस्लिम राज्य की प्रचार करना और भारत से धन लूटना, यह महमूद गजनबी का उद्देश्य था। अब देखते हैं दोस्तों मोहम्मद गौरी ने भारत पर किस तरीके से आक्रमण किया। सबसे पहले मोहम्मद गौरी खैबर दर्रे होते हुए भारत में आया, जिसमें दोस्तों उसने 1175 में मुल्तान को जीता। इसके बाद में समय आता है दोस्तों 1178 का, जिसमें 1178 में दोस्तों पाटन गुजरात को, किसमें दोस्तों? पाटन 1178 में पाटन गुजरात को जीता। इसके बाद में समय आता है दोस्तों 1179 का। 1179 में पेशावर को जीता। 1181 में लाहौर को जीता। पुनः 1186 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। किस पर दोस्तों? पुनः 1186 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में 1185 में दोस्तों सियालकोट। 1185 में सियालकोट। इसके बाद में दोस्तों याद रखेंगे 1189 में भटिंडा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1189 में भटिंडा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में दोस्तों आता है समय 1191 का और 1192 का। 1191 में पानीपत का तराइन का प्रथम युद्ध होता है। फिर यहाँ पे होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में दोस्तों गौरी पराजित होता है और द्वितीय युद्ध में गौरी जीत जाता है। 1192 के बाद दोस्तों समय आता है 1194 का। 1194 में दोस्तों चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया जाता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों 1205 का समय। 1205 में खोकर जाति को पराजित करता है। फिर समय 1206 का आता है और 1206 में दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थान था दमयक में इसकी मृत्यु हो जाती है। यह रहा दोस्तों मोहम्मद गौरी पर भारत पर आक्रमण करने का क्रम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और हो सकता है दोस्तों मेरे पढ़ाने में थोड़ी बहुत गलती हो जाए, लेकिन दोस्तों आप उसको देखा करिए और गलतियों को सुधार भी करिए करिए। और जहाँ पे गलती हो दोस्तों कमेंट में बताया करिए कि सर आपने यहाँ पर गलती की है, ताकि मुझे पता चले, और जिन भाइयों को पता नहीं है कि कहाँ पर गलती हो गई तो मैं उसको सुधार कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।